आज बात करते हैं भारत के एक सबसे लंबे और गहरे संघर्ष की, जिसमें हाल ही में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। दशकों से चले आ रहे माओवादी विद्रोह की नींव हिल सी गई है, क्योंकि इसके दो सबसे खूंखार कमांडर अब नहीं रहे। सोचिए, सिर्फ कुछ महीनों के अंदर सुरक्षा बलों ने दो सबसे बड़े माओवादी कमांडरों माडवी हिडमा और नमलाब बासवाराजू को मार गिराया है। ये दो नाम माओवादी संगठन के आतंक और ताकत का प्रतीक थे, और इनका खात्मा इस लड़ाई में एक बहुत ही अहम पड़ाव माना जा रहा है। तो आखिर कौन थे ये कमांडर जिनकी मौत ने इतनी हलचल मचा दी है? सुरक्षा बलों ने उन्हें कैसे ढेर किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन दो मौतों से दशकों पुराना ये संघर्ष अब खत्म होने की कगार पर है? चलिए इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माडवी हिडमा की। एक ऐसा नाम जो सुरक्षा बलों के लिए दशकों से एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था। वो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बस्तर के जंगलों में खौफ का दूसरा नाम था, जिसे कई घातक हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। देखिए, हिडमा कोई आम लड़ाका नहीं था। वो तो सीपीआई माओवादी की मिलिट्री विंग यानी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA की सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 का कमांडर था। इतना ही नहीं, वो संगठन की सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी था, जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। उसकी क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत था 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 CRPF जवानों की जान चली गई थी। और हिडमा कितना बड़ा खतरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। 1 करोड़, ये रकम ही बताती है कि वो सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में कितना ऊपर था। और फिर वो दिन आया 18 नवंबर 2025। एक एकदम सटीक खुफिया इनपुट मिला। इसके आधार पर हिडमा की लोकेशन पर पूरे 34 घंटे नजर रखी गई। फिर आंध्र प्रदेश की ग्रेहाउंड्स स्पेशल फोर्स, जो कि जंगल वॉरफेयर में माहिर मानी जाती है, उसने ऑपरेशन लॉन्च किया। मारे डुमली के जंगलों में करीब 1 घंटे चली मुठभेड़ में हिडमा का खेल खत्म हो गया। इस ऑपरेशन में सिर्फ हिडमा ही नहीं, बल्कि उसकी पत्नी, उसका पर्सनल गार्ड समेत उसके कई करीबी साथी भी मारे गए। मतलब ये हमला सीधा उसके सबसे अंदर के घेरे पर था, जिसने उसके नेटवर्क को एक तरह से तोड़ कर रख दिया। अच्छा, अब हिडमा की कहानी से कुछ महीने पीछे चलते हैं। मई 2025 में तब सुरक्षा बलों ने एक और बड़े कमांडर नम्बुला बासवाराजू को मार गिराया था। अब देखिए, अगर हिडमा संगठन का मिलिट्री हेड था, तो बासवाराजू को उसका दिमाग, मतलब उसका वैचारिक और रणनीतिक गुरु माना जाता था। और उसे खत्म करने का जो ऑपरेशन था, वो कहीं ज्यादा बड़ा और लंबा चला। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन कगार। और ये कोई छोटी मोटी मुठभेड़ नहीं थी। ये तो छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में पूरे 50 घंटे तक चली एक मैराथन लड़ाई थी, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था। ये चार्ट देखिए, ये दोनों ऑपरेशनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ हिडमा पर किया गया 1 घंटे का सर्जिकल स्ट्राइक, और दूसरी तरफ बासवाराजू के खिलाफ 50 घंटे तक चला एक मैराथन युद्ध। ये दिखाता है कि सुरक्षा बलों की रणनीति कितनी बदल रही है, और वो सिचुएशन के हिसाब से कैसे काम कर रहे हैं। और इस लंबी लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? इसमें 27 माओवादी मारे गए, और इनमें से 25 तो बासवाराजू के सबसे करीबी, उसके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे। मतलब माओवादियों को बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन हाँ, इस ऑपरेशन में देश ने अपना एक बहादुर जवान भी खोया, जो सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। तो कुल मिलाकर ये दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों वाले, लेकिन एक जैसे सफल ऑपरेशन थे। एक तेज और सटीक, दूसरा लंबा और थका देने वाला। पर दोनों का नतीजा एक ही निकला, माओवादी संगठन को एक ऐसा झटका जिससे उबरना शायद बहुत मुश्किल हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन हाई प्रोफाइल मौतों के बाद कई नए सवाल और विवाद भी खड़े हो गए हैं, जिससे पूरी तस्वीर थोड़ी और उलझ जाती है। एक तरफ है कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता, उनका कहना है कि हिडमा की मौत एक फेक इनकाउंटर थी। उनका आरोप है कि हिडमा को पहले पकड़ा गया और बाद में मार दिया गया, जो कि कानून के खिलाफ है। जाहिर है, इन आरोपों ने एक नई बहस छेड़ दी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और सुरक्षा बलों का रुख एकदम साफ है। उनके हिसाब से इन दोनों कमांडरों का मारा जाना माओवादियों के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका है। उनका मानना है कि इससे न सिर्फ उनका मनोबल टूटेगा, बल्कि इलाके में शांति लाने की प्रक्रिया भी तेज होगी।
और इस पूरी बहस में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब खुद माओवादी संगठन ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि बासावराजू की मौत मुठभेड़ में नहीं बल्कि संगठन के अंदरूनी विश्वासघात की वजह से हुई। यह आरोप संगठन के भीतर की गहरी दरार और अविश्वास की तरफ इशारा करता है। तो इन सब घटनाओं का लंबा असर क्या होगा और अब आगे की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ये समझना इस संघर्ष के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहला और सीधा असर तो है लीडरशिप वैक्यूम, यानी नेतृत्व का संकट। सोचिए, जब किसी संगठन के सबसे बड़े रणनीतिकार और कमांडर एक साथ खत्म हो जाएं, तो उसे चलाना, उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। माना जा रहा है कि माओवादी संगठन आज इसी संकट से जूझ रहा है। लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है। असली चुनौती सिर्फ इन नेताओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन सामाजिक आर्थिक वजहों को भी खत्म करना है जो इस विद्रोह को पैदा करती हैं। जब तक आदिवासी इलाकों में सड़क, स्कूल और रोजगार जैसे विकास के काम तेजी से नहीं होते, तब तक सिर्फ फौजी एक्शन से शायद बात नहीं बनेगी। और आखिर में एक सवाल जो सोचना जरूरी है, क्या किसी विचारधारा पर आधारित विद्रोह को सिर्फ उसके नेताओं को खत्म करके पूरी तरह से मिटाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब ही इस क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।